बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और मईशत और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, पहले सेगमेंट में हम लोग जो इस टाइम 26वीं आईनी तरमीम पास की गई है वो मुतराज़ा तरीन आईनी तरमीम कही जा रही है। और इसके अलावा अब जो कमेटी बैठी है जो अब चीफ जस्टिस का तयन करेगी, अब वहाँ पर भी कुछ मसले मसाइल देखने में आ रहे हैं। मतलब ऐसी तरमीम पास करने की भी जरूरत क्या पेश आई। और दूसरा, फजलुर रहमान ने मुझे कारा साहब ने प्रोग्राम में कहा था कि एंड पे फजलुर रहमान तरमीम के हक में ही वोट करेगा। और फिर वक्त ने साबित किया, मौलाना साहब मीटिंग्स करते रहे, डीलिंग्स का आई थिंक करते रहे, लेकिन समझ नहीं आई। बार कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ क्रेडिट मौलाना साहब को देना चाहिए। तरमीम के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें थी जो मौलाना साहब ने निकलवा दी हैं। अब उनका उसमें क्या फायदा था। फिर सूद का 2028 तक कहते हैं जी वो खात्मा हो जाएगा, कैसे होगा, फिर बात करेंगे। दूसरे सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे लाहौर प्रेस क्लब पर भी बात करें। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में सहाफत इस वक्त कारोबार बन चुका है और हमारे हुक्मरानों ने सहाफियों को भी तकसीम कर दिया हुआ है। प्रेस क्लब की सियासत में ये होता है कि वो नई मेंबरशिप खोलते हैं, फिर उसके लिए 1000 रुपए का फॉर्म रखते हैं। देखिए, सहाफी वैसे ही हैंड टू माउथ होता है, उसकी इतनी अच्छी सैलरी नहीं होती और अखड़ा जाता, आपको पता ही है महंगाई के अंदर। अगर एक पेपर की आपने कास्ट लगानी तो 100 रुपए से भी आप वो जो फॉर्म होता है वो आप निकाल सकते हैं, उसकी मालियत रख सकते हैं। 1000 रुपए मालियत के मद में सुनने में आ रहा है लाख रुपए इकट्ठे किए गए। क्या ये रिफंडेबल होंगे? और दूसरा ये है कि जब ये साफ्ती तंजीम है, उनकी फलाह बहबूद के लिए है, तो फिर इसके लिए फीस क्यों रखी गई है? और दूसरा, सुनने में आ रहा है कि इसके अंदर चूंकि साफ्ती कॉलोनी के अंदर साफियों को कुछ प्लॉट्स भी अलाउड किए जाते हैं और बहुत से मफादात होते हैं, उनका भी तहफ़्फ़ुज़ मलहूज़ खातिर रखा जाता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें, इसी पर भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ में चौधरी अमजद रब्बानी कारा साहब से स्टार्ट करूंगा। मौजूदा 26वीं आईनी तरमीम पर कारा साहब क्या समझते हैं? आपने मुझे याद है कि आपने कहा था कि जो मौलाना साहब हैं वो बिलाखर हुकूमत के पास ही जाएंगे, हुकूमत की तरफ ही जाएंगे, वो पीटीए की तरफ नहीं जाएंगे। और फिर वक्त ने साबित किया, हमें यकीन था कि ये अपनी सियासत बचाएंगे, लेकिन शायद सियासत की बजाय उन्होंने वक्ती मफादात को तरजीह दी। क्या कहेंगे? कई साहब, हम लोग जो समझते हैं ना, हमें जो तस्वीर के सामने जो चीज नजर आती है ना, वो असल में तस्वीर के सामने होती नहीं। तस्वीर का सामने वाला रुख, हमें सामने वाला रुख नजर आता है, हमें पीछे वाला रुख हम देखना ही नहीं चाहते, ना हमें दिखाया जाता है। ठीक है। तो आप लोग जो देख रहे थे ना, आप तस्वीर का सामने वाला रुख देख रहे थे और मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा था कि तस्वीर की पिछला रुख भी देखूं। अब जी इस मुल्क की जो तारीख रही है ना, उस तारीख के तनाजर में मैं कह रहा था कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब है ना, ये कहीं ना कहीं आके कंप्रोमाइज हो जाएंगे। अब वो देखिए उन्होंने कैसी एक अच्छी प्लानिंग के साथ सांप भी मार दिया और लाठी भी बचा ली, लेकिन मेरे ख्याल से ना सांप मरा ना लाठी बची है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को देखें, उन्होंने पहले ये असल में ना एक प्रोग्राम बनाया था। इन्होंने प्रोग्राम ये बनाया था कि पहले हम करेंगे कि हम इसमें खौफनाक जो है तरमीम है ना वो डालेंगे, ठीक, इसके साथ खेलेंगे। ये खेलने का प्रोग्राम था, इन्होंने उसके साथ खेला। पहले मौत से डराएंगे और मौत के बाद फिर छोटी बीमारियों पर राजी कर लेंगे। हाँ, हुआ फिर ऐसे ही ना कि अब करते करते ड्राफ्ट को वो कट करते 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 इनको मौत दिखा के बुखार पे राजी कर लिया। ठीक है। अब दूसरी तरफ, अब मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई के किस बंदे से तारीफ नहीं करवाई? हर बंदे ने मौलाना फजलुर रहमान की तारीफ की है जो उसको डीजल डीजल कह के पुकारते थे। और मौलाना में भी पूरा हिस्सा डाला है और उसने भी इमरान खान की तकालीफ के बारे में अपनी बात की है, उसकी भी खुशामद की है। अब बताएं ना कि ये जो कल के जो एक दूसरे के दुश्मन थे, ये कैसे लोग इकट्ठे हो गए? मैं इसीलिए कहता हूं कि सियासत को सियासत ही रहने दिया करें, इसको जाति अनाज ना बनाया करें। हम लोग जो नीचे हैं, हम लोग जाति अनाज पे चले जाते हैं और ये जो है ये एक ही लॉबी में बैठते हैं, एक ही जगह एक ही थाली में बैठ के खाते हैं। कारा साहब, यकीन जाने, वर्कर्स तो एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबां तो होते ही हैं, लेकिन मैंने देखा हमारे साफियों के अंदर भी इतनी तकसीम हो गई है। जो पे रोल पे हैं वो उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे होते हैं और आपस में लड़ रहे होते हैं,
आपसी जो ताल्लुकात हैं वो खराब कर रहे होते हैं। मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे सर। बात सुने, मैं कहता हूँ सहाफी जो है ना, असल में वो कोई उसकी कोई हैसियत नहीं है, इसलिए कि ना उसका कोई रोजगार है, ना उसके पास कोई कारोबार है, ना उसके कोई इदारे की तनख्वाह है। अब चले ऊपर ऊपर आप देख रहे हैं जितने भी कोई ये तो 5-10 हम ये तो हम 100-150 साथी। अगले सेगमेंट में बात करेंगे। अब मुझे बताइएगा इस वक्त हुकूमत कहाँ फंस गई है। जो कमेटी बनाई गई थी, अगर पीटीआई उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर उसने तरमीम को भी एक्सेप्ट कर लेना है। अब आप किसको नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनता हुआ देख रहे हैं, ये भी आप तजिया करें। अच्छा, बात यह देखें आप, पीटीआई जो है ना, उसने अभी तक तो इनकार चल रहा है, अभी तक तो वो उसमें नहीं आ रही। सुन्नी ताब के वो जो अपना मौलाना साहब है वो भी नहीं आ रहे, ठीक है। ये अभी तक तो इनकार कर रहे हैं, अभी वो कुछ कोई वफद जा रहा है उनको मनाने के लिए। आफ्टर ऑल ये तो फैसला होना ही है, क्योंकि 3 दिन के अंदर अंदर फैसला होना है, काजी साहब ने भी जाना है। तो ये जो गेम रचाई गई है ना, जिसके लिए वो आपको भी पता है, सब सहाफती हल्कों को पता है, गवर्नमेंट को भी पता है। तो मुनीपुर सर इसमें तो मुझे मैं तो बिल्कुल किसी शक शुबे में नहीं हूं कि 25 तारीख से पहले पहले आईनी तरमीम करवानी इनको लाजमी थी, तो वो उन्होंने करवा ली। और मैं समझता हूं कि ये एक ही फोकस था, एक ही टारगेट था कि फलां बंदा चीफ जस्टिस ना बने और हमारा बंदा जो है वो चीफ जस्टिस बन जाए। कोई 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 मकसद नहीं। इस वक्त देखें, मैं सुप्रीम कोर्ट के पर काट दिए गए हैं। अब चाहे जो मर्जी मंसूर अली शाह बने, या मुनीब अख्तर बने, या अफरीदी बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब उनके पर काट दिए गए हैं, क्योंकि नहीं आईनी वो आईनी बेंच जो है वो लहदा हो जाना है। इनके केसेस दूसरी अदालत में चलने हैं, यहाँ पे इनके केसेस नहीं चलने, इनको कोई खतरा नहीं है आप इसमें। तो आप समझ रहे हैं इस वक्त जो आईनी तरमीम है वो चैलेंज हो सकती है, और इसको कहीं ना कहीं अगर कैंसिल कर देते हैं हमारे मौजूदा जो इस टाइम चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं मंसूर अली शाह साहब, और उनका बेंच कहता है जी ये आईनी तरमीम जो कवानीन थे, जो कवायद थे, उसको फॉलो करके नहीं बनाई गई। नहीं, ये इतना आसान नहीं है, चैलेंज हो जाएगी। अब चैलेंज होने के बाद ये लिंगर ऑन हो जाएगी, ये इसका टाइम ले लेंगे। अब हो सकता है इस गवर्नमेंट के जो टेन्योर है उसमें ना हो सके, ये ठीक लिंगर है। ऑन होती जाएगी। उनका मकसद जो था वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि मंसूर अली शाह अगर इन केसेस को सुनते, जो आईनी केसेस थे, तो उनको खतरा था कि ये हमें बाहर फेंक देंगे, ये फैसला कर देंगे, निशिस्तों का भी फैसला कर देंगे और इलेक्शन का भी शायद वो उस तरह फैसला कर दें। लेकिन अब उन्होंने अगर स्टे पे भी आ जाती है, कोई बंदा पार्टी आ जाती है, या इस पे कोई अपना कोई रिट कर देती है, तो वो इसको इतना लिंगर ऑन कर देंगे कि ये गवर्नमेंट का अच्छा, टेन्योर पूरा मतलब हो है कि जाएगा, शायद आपकी बात क्या को करते हो। बात से जो समझा हूँ वो ये है कि मंसूर अली शाह अगर इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाते हैं तो जो बयानिया फजल रहमान का था, बाकी पीडीएम का था कि हमने काले नाग का डंग निकाल दिया है, तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट को कह रहे थे काला नाग, और फिर अभी क्या कहते हैं उसका जहर निकाल दिया गया फिर। देखें, ये 18वीं तरमीम में क्या हुआ था। 18वीं तरमीम में जो था ना, वो इन्होंने जो सारी पावर थी ना, वो उठा के इन्होंने दे दी थी इसको, अपना गवर्नमेंट को, वजीर आजम हुकूमत को। को दे दी थी ना। हुकूमत के हाँ। बाद फिर 19वीं तरमीम जब आई, जब करवाई उसने, अब जस्टिस इफ्तिखार ने, तो फिर वो वापस हाँ, नहीं जस्टिस नहीं, के पास पहली चली गई। तरमीम में इख्तियारात सदर को चले गए थे, और उसके बाद जब जरदारी साहब आते हैं तो उस वक्त इख्तियारात सदर का है वो सरेंडर करता है और फिर सूबों को ज्यादा इख्तियारात देते हैं। लेकिन मैंने आज तक जो भी तरमीम देखी हैं वो या डिक्टेटरों ने अपने मफाद में बनाई हैं या जमहूरी डिक्टेटरों ने अपने मफादात के लिए बनाई हैं। अगर देखा जाए तो इस पूरी तरमीम के अंदर अवाम के किसी मसाइल को सामने नहीं रखा गया, ना ब्यूरोक्रेसी को ठीक किया गया, क्योंकि इस वक्त तो देखा जाए सबसे ज्यादा बर्बादी जो कर रही है वो ब्यूरोक्रेसी कर रही है। अगर ये खुद करप्ट है भी तो रहे, लेकिन आवाम को सहूलियत दें। आपने एक डेथ सर्टिफिकेट या एक बर्थ सर्टिफिकेट भी लेना हो तो आपको रिश्वत देनी पड़ रही है, बाकी काम तो आप छोड़ ही देना। तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये चाहते तो साथ कुछ आवाम को भी रिलीफ दे देते कि हम जी ये जो करप्ट अफसरान है अब इनकी छांटी करने जा रहे हैं, क्योंकि अगला दौर तो मैं देख रहा हूँ कि मुस्तकबिल में सरकारी मुलाजमे नहीं होगा, सारा काम ये ऑनलाइन हुआ करेगा। काजी साहब, ये देखें, इस वक्त जो गवर्नमेंट को बने हुए तकरीबन दूसरा साल है। अब 2 सालों में इन्होंने एक भी मुझे बताएं कि जो अवाम के मुफाद में तरमीम की हो, कोई एक भी कानून बताएं कि जो अवाम की मुफाद में इन्होंने किया हो।
कोई अमेंडमेंट जो ये लाए हूँ, ये हम 77 अभी तक जो आई हैं तरमीमें, वो सारी आई हैं, वो सारी इनके अपने हक में है। इन्होंने अपने हक को, हकूक को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बनाया है। अब आए उस चीज के ऊपर जो हमारा टॉपिक है। मुझे इस वक्त बताइएगा कि प्रेस क्लब की जो सियासत है, ये मैं समझता हूँ सहाफियों को अपने राइट्स के लिए निकलना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे हुक्मरान भी पहले सहाफती इदारों को और फिर सहाफियों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त बल्कि मैंने देखा है कि मरियम नवाज की, मैं तो लौंडी कहूंगा, उसने माइक पर कैमरे के सामने कहा है कि हम नौकरियों से फारिग करवाएंगे, और फिर अगले दिन ही हमने देखा कि उसने बहुत से सीनियर सहाफियों को नौकरियों से फारिग करवाया। तो ये फिर ज्यादा सहाफत तो ना आई। अगर आप समझते हैं कि हमारे हक में बोले तो फिर सहाफत है, अगर हमारे हक में नहीं बोलते तो फिर सहाफत जो है वो जुर्म है। देखें काजी साहब, इस वक्त पाकिस्तान में मुझे कोई सहाफती इदारा एक बताएं जो सहाफियों के हकूक के लिए जो बाहर निकला हो। किसी बंदे ने, कितने जुल्म हुए हैं सहाफियों के साथ, अभी कितने पर्चे हुए हैं सहाफियों का इस दौर में कितने लोगों को नौकरी से निकाला गया है। कोई किसी प्रेस क्लब का एक सदर या एक जनरल सेक्रेटरी या एक बंदा, कोई नुमाइंदा जिसने आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो कि ये हमारे हकूक के खिलाफ डाका है, ये हमारे साथियों को आपने जो है वो जलीलो ख्वार कर रहे हैं, लिहाजा हम इनके हकूक के लिए खड़े हैं, हम एहतजाज करेंगे उस वक्त तक जब तक ये बहाल नहीं होते या इनके खिलाफ केसेस खत्म नहीं होते। ये क्या करते हैं, ये कहते हैं जी कि अब ये पार्टियां बन गए हुए हैं, इनको भी मराद की जरूरत है। ये अपने लिए मराद इकट्ठी करने के लिए हुकूमती बेंचेस पे जाके बैठ जाते हैं, उनके साथ ये डीले कर लेते हैं, इन्हीं को ही प्लाट मिलते हैं, इन्हीं के साथ जो मिलते हैं, इन्हीं को ही वो गवर्नमेंट का जो फंड है वो रिलीज होता है। ये अपने हकूक के लिए तो उनके पास जाके बैठ जाते हैं, जंग नहीं करते। ये बिल्कुल उनके पास, उनके नीचे बिछ जाते हैं, जाके बैठ जाते हैं, उनसे जाके अपना हिस्सा कदरे जुसा वसूल करते हैं। बाकी साथी तंजीमें जो है वो किसी साथी के लिए ना कुछ किया है ना कुछ करेंगी। ये मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जिसने किसी के लिए, अब देखिए यूटिलिटी स्टोर था, अब वो एक यकजान होकर निकले, उन्होंने अपने हकूक के खातिर लड़े और उन्होंने अपने इदारे को वापस बहाल करवा लिया। इसी तरह जहां पे भी एहतजाज हुआ वो अपने हक के लिए निकले, उन्होंने अपना हक ले लिया। लेकिन हमारे अंदर डिवाइड इतनी है साथियों के अंदर, हमारे अंदर ये है कि ये फलां पार्टी के, हम पार्टियां बन गए हैं। आप जितने देखें ना, यूट्यूबर देख लें या साफी देख लें, किसी का भी तजिया देख लें, तो आपको उसके तजिए के अंदर किसी ना किसी पार्टी की झलक नजर आएगी, वो किसी ना किसी साइड पे जाता हुआ नजर आएगा। वो सहाफत जो है, मैंने जो स्टडी की है कि इस टाइम प्रिंट मीडिया तकरीबन बंद हो चुका है। कोई बंदा अब अखबार मजबूरी में देखता होगा, उसको आदत पड़ी हुई बचपन से। दूसरा मैंने देखा जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उनकी रेटिंग भी तकरीबन खत्म हो चुकी है। लोग अब केबल्स नहीं देखते, टीवी चैनल डिशेस नहीं देखते। अब मेरे पास एंड्रॉइड एलसीडी होती है, एलईडी होती है, आप उसमें मर्जी का वीलॉगर लगाते हैं, यूट्यूब चैनल लगाते हैं और देख लेते हैं, तो उनके व्यूज देख लें। इवन जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, मीडिया हाउसेज हैं, उन्होंने भी अपने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि ये जो 2.5-3 साल पीडीएम का दौर है, इस दौर के अंदर इतनी फस्तायत हमने देखी है कि इतना तशद्दुद देखा है एक सियासी पार्टी के ऊपर भी और खासतौर पर सहाफियों के ऊपर भी। लेकिन दोनों मजलूम है, अब कोई भी नहीं निकलता, ना अवाम निकलती, अवाम के साथ भी यही कुछ हो रहा है। तो ये है कि ये खौफ है या लोगों की मजबूरी है कि लोग डर कर बैठ गए कि अपने राइट्स के लिए अब बोलना ही नहीं चाह रहा, कोई निकलना ही नहीं चाह रहा। काजी साहब, जब देखें आप किसी इदारे में जॉब करते हैं तो आप पाबंद होते हैं उनके जो उसूल ज़वाबित होते हैं, उनके जो एसओपी होते हैं, उसके पाबंद होते हैं। अब ये है पाकिस्तान के हुक्मरान, अब आइन हमारे लिए है, इनके लिए ना कोई कानून है ना कोई आइन है। ये हम इनके लिए भेड़ बकरियां हैं, ये हमें जिस तरह चलाएंगे हमें चलना पड़ेगा। मेरी क्या औकात है, आपकी क्या औकात है कि हम अपनी आवाज को बुलंद कर सकें? जिस दिन आवाज बुलंद करेंगे फिर मारे जाएंगे। ये कहते हैं कि सहाफत चौथा स्तून है, तो आप तो स्तून के ऊपर ही खड़े होते हैं ना, इमारत खड़ी होती है, तो आप एक स्तून को नहीं मान रहे बल्कि दूसरे स्तून को भी नहीं मान रहे। तो ये फिर जमहूरी तो ना हुए ना, क्योंकि जब आप सहाफत को इजहार राय का इख्तियार ही नहीं देंगे, हक ही नहीं देंगे,
उनकी आज़ादी को सलब कर लेंगे, तो फिर ना जमहूरियत रहेगी और ना सहाफत बचेगी और ना इनका इक़्तिदार बचेगा। काजी साहब देखें, ये मैनेज करते हैं गवर्नमेंट, कोई भी आए, पीपल्स पार्टी की आए, अपना मुस्लिम लीग नून की आए, पीटी की आए, हाँ। ये मैनेज करते हैं। और हमारी भी जरूरत है, हमने भी यहाँ पे रहना है, हमारी भी इज्जत नफ्स है और हर बंदे की एक कीमत है। अब ये जो है, ये किसी भी कीमत पर उस बंदे को, उस बंदे की मुंह पे अपनी जुबान डालेंगे। अब एक बंदा जो न्यूट्रल होकर बात करना भी चाहेगा तो वो नहीं कर सकता ना, ठीक है, उसको नौकरी से निकलवा दिया जाएगा। देखें, चैनल को छोड़ दें, नौकरी से निकलवाना वो एक चैनल की बात है। अब ये एक मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं अपनी आवाज को अपने चैनल पे या अपने एक 50 लोगों के साथ, अब ये इसका तो किसी के ऊपर कदर नहीं होनी चाहिए ना। अब ये इसके के ऊपर भी मुझे उठा के मार दिया जाएगा, मुझे पूछगिछ होगी, मेरे ऊपर पर्चे होंगे, तो मैं ये कैसे आजाद हूँ इस मुल्क में? कैसी आजादी है मेरे लिए कि मेरे लिए बोलना भी मुश्किल है, मेरे लिए ऊँघना भी मुश्किल है, मेरे लिए सोना भी मुश्किल है, मेरे लिए उठना भी मुश्किल है, मेरे लिए किसी से बात करना भी मुश्किल है। हमारी जितनी साथियों की तंजीमें हैं वो खामोश है। फिर मैंने देखा है जो बड़े बड़े साफी हमारे उस्तादों में से थे वो भी अब खामोश हैं। वो कहते हैं जी हमने ज़िया के माशाल्लाह के अंदर कोड़े खाए, डंडे खाए। अब मैं देखता हूँ आप सारे खामोश हैं। वो कहते हैं जी जिसको मार पड़ी है वो यूट्यूबर है, वो साफी नहीं है, और फिर उसको ऑन भी नहीं करते और फिर खुद को कहते हैं हमसे बड़ा साफी कोई नहीं है और साफत का आलमबरदार भी कोई नहीं है। मरात उसी तरह ले रहे हैं, सहूलियात उसी तरह ले रहे हैं। बड़े बड़े कॉलमिस्ट हैं जो इससे पहले इनकलाबी बनते थे, अब खामोशी से सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं। नजर भी आ रहा है कि जो कुछ हो रहा है, और ऐसी फस्तायत पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुई। भाई साहब, जो आप बात कर रहे हैं ना पुराने लोगों की, जो पुराने साथी हैं, अब वो ना अपनी इज्जत की खातिर उन्होंने कहा यार हमने हर दफा हर दौर में हम मुशर्रफ का दौर देखा है, डिक्टेटर का दौर देखा है, हमने जमहूरियत का दौर देखा है, हमने सख्त से सख्त जो हुक्मरान है उनके दौर देखे हैं, उनके हबीब जालद जैसे लोग, फैज अहमद फैज जैसे लोग। अब ये लोग जो है, लेकिन आपने बात की मुशर्रफ की, मुशर्रफ साहब के दौर में ये मीडिया हाउसेज आए थे। उसके दौर में कम अज कम मैं उसको क्रेडिट जरूर दिया करता हूँ कि उस बंदे ने इतने 60 चैनल उस तरह लेके आए, उनको लाइसेंस दिए और उनकी वजह से सहाफत आया। एंड पे मुझे याद है जाते हुए उसने भी सहाफत के ऊपर शबकुन मारा था, लेकिन उसने वाज़ेह कर दिया था हमारे साथियों को और उस वक्त के अहमद मीर साहब को। आज क्यों नहीं बोलते? उन्होंने कहा जी हमने सहाफत आजाद अपनी जोर बाजू से हासिल की है। तो अब किधर गई आपकी सहाफत? अब तो आप थोड़ा बोलते हैं, लेकिन जितना बोलना चाहिए उस तरह नहीं बोलते। तो अब ये है कि अब तो मुकाबला होगा कि जो राइट के लिए बोलेगा, जो हक के लिए और आवाम के लिए बोलेगा, आवाम उसे देखेगी। यकीन जाने अब रेटिंग नहीं आ रही, चैनल्स को लोग नहीं देखते। तो अब दूसरा मैंने देखा है मरियम नवाज कहती है कि मीडिया के ऊपर मेरी खबरें चलाओ, ये और ये। मुझे बताओ आवाम तो नहीं मान रही ना। आप एक खबर किसी की जगह उसको प्रमोशन की खबर चला देते हैं, लोग तो उसको तस्लीम नहीं करते ना। लोग तो ऑन ग्राउंड देखेंगे क्या महंगाई में कमी आई, क्या बिजली के बिलों में कमी आई, और क्या इसके अलावा रोजगार के मौके खुले। कुछ भी नहीं है। लोग दिन ब दिन महंगाई की चक्रियां पिसते जा रहे हैं। भाई साहब, लोगों का मसला जो है ना, वो ये नहीं है कि कौन गवर्नमेंट कर रहा है। लोगों का मसला इस वक्त जो है ना, वो है रोजगार, तालीम, पानी, वो नहीं मिल रहा है लोगों को। आखिरी 1 मिनट है, मुझे आप बताइएगा प्रेस क्लब की सियासत किस जगह पर चलती है, क्या पॉलिसी होती है, और इसके अंदर कितने टोटल ग्रुप हैं, और उन ग्रुप्स के अंदर क्या लॉबिंग होती है, किस तरह? अभी वो कह रहे हैं जी हम नए जो मेंबर साजी की हम मुहिम चलाने जा रहे हैं। नए मेंबर्स कैसे ऐड करते हैं, उसके लिए क्या तरीकाकार अपनाया जाता है? और 1000 रुपया फीस रखी है नए फार्म की। भाई साहब, मैंने ना किसी बंदे से बात की, मैंने कहा यार एक दोस्त है मिलने वाले, उन्होंने कुछ अप्लाई किया है इसके लिए, तो उन्होंने बड़ी खौफनाक मुझे चीजें बताई। उसने कहा कि यार ये जो लाहौर प्रेस क्लब है ना, इसमें तो आपने अगर मेंबरशिप लेनी है तो उसका एक रेट है। अब वो रेट आपको देना पड़ेगा। मैंने कहा यार वो रेट क्यों देना पड़ेगा? उसने कहा जी कि ये वो क्लब है कि जिसको गवर्नमेंट ओन करती है और उसके अगेंस्ट वो उनको प्लॉट्स देती है। अब मैंने कहा यार मुझे तो प्लॉट नहीं चाहिए, मुझे तो एक तहफ़्फ़ुज़ चाहिए एक प्रेस क्लब से, कि मैं अगर कोई बोलता हूँ, मैं करता हूँ, मेरी को मुश्किल है, तो वो मैं कहता हूँ कि मेरे पीछे मेरा इदारा खड़ा हो।
मुझे साफी समझते हुए मेरी तकालीफ के पीछे वो बंदा एक इदारा खड़ा हो। अब मुझे तो प्लॉट नहीं चाहिए, प्लॉट लेने हैं तो मेरे लिए और बड़े प्लेटफॉर्म है। मैं डायरेक्ट किसी वजीर मशीर के पास चला जाता हूँ, मैं उसको कहता हूँ जी मैं आपका स्पोक्स पर्सन बन जाता हूँ। इस वक्त टीवी तो पे तो सहाफत नहीं चल रही, इस वक्त तो सोशल मीडिया पे चल रही है, मैं आपका स्पोक्स पर्सन उधर, मैं उधर आपका प्रचार करता हूँ, प्लॉट तो मुझे उधर से भी मिल जाएगा। लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि अब इस वक्त सीटें हैं 200 या 300, इन्होंने इतने देने हैं। अब जो फीसें जो जमा हुए हैं वो तकरीबन 4000 फार्म जमा हुए हैं। अब अच्छा 4000 फार्म जो है उनका अगर 1000 रुपया भी लगाए तो ये 40 लाख रुपया बनता है। अब मुझे बताएं कि वो 40 लाख रुपया किस साफी पे लगा आज तक, किसके इलाज पे लगा है, किसके बच्चों की तालीम पे लगा है? कौन साफी है जो मरा है जिसके घर में जाके उन्होंने रोटी और आटा डाला हो? देखे ना, साफियों की फलाह बहबूद के लिए तंजीमें होती है ना, उसी के लिए क्लब होते हैं ना। अब क्लब जो जब अपनी पेट पे अपनी जेब को देखेंगे तो कौन बंदा इन पर रिलाय करेगा? अब तो ये ठीक। तो मैं आपको पहले आपने खुद ही कहा था कि ये अब जो जाती चीजें रह गई हैं, इंसानियत तो खत्म हो गई है, इंसानियत के लिए कोई नहीं है, लोगों के लिए कोई नहीं है, ये सिर्फ जाती चीजें हैं सारी। चलें, कार साहब आपका बहुत शुक्रिया। कल फिर हम किसी और टॉपिक पे प्रोग्राम करेंगे। नाज़रीन, आपने कार साहब की बातें सुनी। इस तरह पाकिस्तान में सहाफत भी मैं समझता हूँ कारोबार बन चुकी है, और सेठ जो है करोड़ों अरबों रुपए लगाता है चैनल के लिए, तो वो उसमें से मुनाफा कमाने के लिए लगाता है, वो कोई की खिदमत गला के काम नहीं कर रहा होता। तो अब जो प्रेस क्लब है उसके साथ जितने भी दोस्त यार हमारे सीनियर सहाफी हैं, वो उस प्रेस क्लब से कहीं ना कहीं फायदा ले रहे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कार साहब ने कहा कि सिफारिश चल रही है क्योंकि उसके पीछे एक प्लॉट है। तो ये सिस्टम जो है ये हमारे हुक्मरानों ने, करप्ट हुक्मरानों में कहता होता हूँ, करप्ट हुक्मरानों ने पूरा मुआशरा ही करप्ट किया हुआ है। तो इसमें सहाफत जैसे एक मुकद्दस पेशे को भी इन्होंने करप्ट कर दिया। लोग अपनी जरूरत के लिए प्रेस क्लब के साथ जुड़ रहे हैं, और फिर जो हक सच की बात है, माफिया के खिलाफ जो बोलना होता है, वो उस तरह आजादी से नहीं बोल पाता। और फिर अगर आप चैनल में हैं तो आपको चैनल से भी निकलवा दिया जाता है। तो अब देखते हैं, आज के प्रोग्राम से इतने, कल फिर